अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी एंड हो गई थी। अब उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए इस चैप्टर के। तो ये 5 फार्मूले इस्तेमाल होंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल में। सबसे पहले स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं इक्वल टू लोड बटा एरिया। फिर दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे चेंज इन लेंथ का, और डेल्टा एल बराबर है WL बटा AE। अब W से मुराद क्या होगा? जिस्म पे लगने वाला लोड, L से मुराद जिस्म की लंबाई, A से मुराद एरिया, और कैपिटल ये होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिस मटेरियल का भी मशीन पार्ट बना होगा उसकी वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट पे थर्ड फार्मूला यूज़ होगा यील्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फार्मूला जैसे होता है लोड बटा एरिया, अगर यील्ड स्ट्रेस हमने मालूम करनी होगी तो उसका फार्मूला होगा यील्ड लोड बटा एरिया। यानी वही फार्मूला वही है लोड बटा एरिया, लेकिन अगर यील्ड स्ट्रेस है तो लोड हमारा हो जाएगा यील्ड लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब स्ट्रेस को सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं तो यील्ड स्ट्रेस जो होगी उसके साथ y। ठीक। फिर नेक्स्ट फार्मूला होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का। 4 नंबर पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बराबर है अल्टीमेट लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फार्मूला वही है लोड बटा एरिया। ठीक है। नेक्स्ट पे 5वें नंबर पे फार्मूला यूज़ होगा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। तो ये इसका फार्मूला होगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a बटा कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैपिटल A होगा स्टार्ट वाला एरिया। टेंसाइल टेस्ट जब हम करते हैं तो जो लोड लगता है स्पेसिमेन को टूटने से पहले वो होगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a एरिया एट द नेक। ठीक है। नेक वो वाली जगह जहाँ पे लोड सबसे मैक्सिमम लग रहा होता है और उस जगह पे स्पेसिमेन का डाया सबसे कम होता है, डिवाइडेड बाय कैपिटल A ज़रब 100। ठीक है। तो ये 5 फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो अब आगे प्रॉब्लम 2.1। द पिस्टन रॉड ऑफ ए स्टीम इंजन इज़ 50 mm इन डाया। स्टीम इंजन है, उसके अंदर पिस्टन रॉड लगा हुआ है, उसका 50 mm डाया एंड 600 मिलीमीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ है 600 mm। ये बात कर रहा है पिस्टन रॉड की। आगे दिया हुआ है डाया ऑफ पिस्टन इज़ 400 mm। पिस्टन का डाया दिया हुआ है 400 mm एंड द मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इज़ 0.9 न्यूटन ओवर mm स्क्वायर। वो जो स्टीम है इंजन सिलेंडर के अंदर वो अपना प्रेशर लगा रही है 0.9 न्यूटन ओवर mm स्क्वायर। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड में पैदा होने वाली कंप्रेशन मालूम करनी है हमने। और इफ़ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ पिस्टन रॉड इज़ 210, और यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे कहते हैं उसकी वैल्यू दी हुई है पिस्टन रॉड के लिए। अब जिस मटेरियल का भी पिस्टन रॉड बना हुआ है उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब वो ब्रास का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का बना हुआ है, जिसका भी बना हुआ है उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कीमत दी हुई है। तो पहले हर न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमने एक छोटा सा स्केच बनाना होता है अपने न्यूमेरिकल को समझने के लिए। ये हमारा हो गया स्टीम इंजन सिलेंडर। अब इसके अंदर स्टीम इंजन सिलेंडर में हम बना लेंगे एक पिस्टन को शो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर का जो हमने शो किया है ये हमारे पास है पिस्टन, और इसके साथ पिस्टन रॉड की डायग्राम साथ ही पिस्टन के साथ नीचे हमारा होगा ये ग्रीन कलर से उसको शो कर देते हैं। ये हमारा होगा, इसको कहेंगे पिस्टन रॉड, और ये ब्लैक कलर का आ जाएगा हमारे पास पिस्टन। अब इसके अंदर स्टीम प्रेशर लगाएगी, उसको हम ये एरो से शो कर देते हैं। वो बराह रास्त लग रहा होगा किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। अब गिवन डेटा लिखेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है? गिवन डेटा। तो लिखा हुआ है द पिस्टन रॉड ऑफ स्टीम इंजन इज़ 50 mm इन डाया।
यानी सबसे पहले वो कह रहा है कि पिस्टन रॉड जो है इस इंजन सिलेंडर के अंदर, ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये हमारा पिस्टन रॉड, इसका वो डायामीटर बता रहा है, इसका डाया 50 mm। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका क्या होगा, डाया। ठीक है, इसको छोटे डी से ज़ाहिर करेंगे 50 mm। अब गिवन डेटा में यहाँ हम लिख देंगे डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड, स्मॉल डी इज इक्वल टू 50 mm। आगे दिया हुआ है एंड 600 मिलीमीटर लॉन्ग। इसी की पिस्टन रॉड की बात कर रहा है, फिर उसकी लेंथ दी हुई है तो हमें इसे लिख देंगे लेंथ ऑफ पिस्टन रॉड, स्मॉल एल से ज़ाहिर कर देंगे 600 mm। अब इसको स्मॉल एल से ज़ाहिर कर दें या कैपिटल एल से, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कैपिटल एल या स्मॉल एल का फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब हम स्पेसिमेन की बात करेंगे। स्पेसिमेन पे लोड जो जिस पे टेंसाइल टेस्ट हो रहा होता है उस पर लोड लगने से पहले वाली लंबाई हो और लोड लगने से बाद वाली, तो उसे फिर एक को हम कैपिटल एल से ज़ाहिर करेंगे, दूसरी को स्मॉल एल से। लेकिन यहाँ जो रॉड की लेंथ दी हुई है उसको आप कैपिटल एल से ज़ाहिर कर दें चाहे स्मॉल एल से, वो एक ही बात है क्योंकि एक ही लेंथ होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट पे उसने कहा है द डाया ऑफ पिस्टन। नेक्स्ट पे पिस्टन का डाया दिया हुआ है, डाया ऑफ पिस्टन। अब पिस्टन क्योंकि बड़े साइज़ का होता है और पिस्टन रॉड का साइज़ उससे छोटा होता है, इस वजह से पिस्टन के डाया को हम ज़ाहिर करेंगे कैपिटल डी से। ये हो जाएगा 400 मिलीमीटर। आगे दिया हुआ है एंड द मैक्सिमम स्टीम प्रेशर, और जो स्टीम अपना प्रेशर लगा रही है वो है 0.9। तो प्रेशर ऑफ स्टीम या स्टीम प्रेशर, और प्रेशर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल पी से, 0.9 न्यूटन ओवर mm²। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द पिस्टन रॉड। हमने ये बतानी है पिस्टन रॉड में पैदा होने वाली कंप्रेशन। ठीक है, ये हमने मालूम करनी है। ये फिर पहले हम गिवन डेटा मुकम्मल कर लेंगे, फिर हम लिखेंगे टू डिटरमिन। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ और ये फाइंड द कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड में पैदा होने वाली कंप्रेशन हमने मालूम करनी है। इफ़ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ पिस्टन रॉड, अब पिस्टन रॉड जिस मटेरियल का भी बना हुआ है उसके लिए यंग मॉडुलस की कीमत दी हुई है लास्ट पे, तो हम लिखेंगे यंग मॉडुलस, या उसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, उसकी वैल्यू, और उसको हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल ई से, 210 किलो न्यूटन ओवर mm²। तो ये हमारा गिवन डेटा हो गया। अब गिवन डेटा में हमने देखनी है टोटल कितनी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखें, सबसे पहले पिस्टन रॉड का डाया दिया हुआ था नंबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे दी हुई थी पिस्टन रॉड की लेंथ, 2 नंबर पे ये आ गई। थर्ड पे दिया हुआ था डाया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का डाया दिया हुआ था 3 नंबर। 4th नंबर पे दिया हुआ है मैक्सिमम स्टीम प्रेशर, स्टीम का प्रेशर 4 हो गया। और ये हमने मालूम करनी है कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड, ये हमने फाइंड करनी है। और यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल लास्ट पे दी हुई है 5वें नंबर पे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पिस्टन रॉड जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके लिए यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है। तो अब गिवन डेटा के अंदर ये 5 चीज़ें मुकम्मल हो गई हमारे पास। अब हमने देखना है मालूम क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, टू डिटरमिन लिखेंगे और वो हमने मालूम करनी है फाइंड द कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड। तो कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड, अब पिस्टन रॉड में पैदा होने वाली कंप्रेशन मालूम करनी है। ठीक है, दोबारा ट्रांसलेट कर देते हैं। वो कह रहा है कि एक स्टीम इंजन है, उसमें पिस्टन रॉड लगा हुआ है और पिस्टन है उसमें, और उस जो पिस्टन है उसके ऊपर स्टीम अपना प्रेशर लगा रही है जिसको हमने ये स्मॉल पी से ज़ाहिर किया हुआ है। अब वो पिस्टन पे स्टीम प्रेशर लगाएगी और वही यानी डायरेक्ट लगेगा वो प्रेशर पिस्टन के ऊपर, लेकिन फिर वो नीचे मुंतकिल होकर कहाँ जाएगा, पिस्टन रॉड के ऊपर। अब यही प्रेशर जब पिस्टन रॉड पे यहाँ आएगा तो इससे क्या होगा, पिस्टन रॉड के अंदर कंप्रेशन पैदा होगी। ठीक है, कंप्रेशन कहते हैं लंबाई में कमी को। ठीक है, एलांगेशन कहते हैं लंबाई में इजाफा और कंप्रेशन कहते हैं लंबाई में कमी। यानी कि प्रेशर लगेगा पिस्टन पे,
फिर वहाँ से प्रेशर मुंतकिल हो गया नीचे पिस्टन रॉड में, जिसकी वजह से पिस्टन रॉड कंप्रेस होना शुरू हो गया, यानी उसकी लेंथ में कमी आना शुरू हो गया। अब हमने इस न्यूमेरिकल में ये फाइंड करना है कि उस प्रेशर की वजह से पिस्टन रॉड में जो कंप्रेशन हुई है, यानी उसकी लेंथ में जो कमी आई है, वो हमने मालूम करनी है। अब लंबाई में कमी हो चाहे लंबाई में इजाफा, तो उसे हम किससे फाइंड करते हैं? डेल्टा एल से। यानी इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने फाइंड करना है डेल्टा एल। तो हर न्यूमेरिकल के अंदर पहले हमने उसका गिवन डेटा लिखना है, उसके साथ छोटा सा स्केच बनाना है उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए, और फिर हमने जाके उसको फिर नेक्स्ट स्टेप है, जब गिवन डेटा हमारा मुकम्मल हो जाएगा फिर हम लिखते हैं टू डिटरमिन। इस न्यूमेरिकल में हमने मालूम क्या करना है? फाइंड द कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड में पैदा होने वाली कंप्रेशन डेल्टा एल से ज़ाहिर करेंगे। अब ये हमने फाइंड करनी है, और ये शुरू में हमने फार्मूले लिखे हैं 5। अब ये 5 जो फार्मूले हैं, इन्हीं में से एक फार्मूला लगना है इस न्यूमेरिकल्स। जो चैप्टर 2 के जितने न्यूमेरिकल हैं सब में से इन्हीं फार्मूलाज में से हमने सेलेक्ट करना है। अब और ये फार्मूले हमें तैयार भी होने चाहिए और ये पता होना चाहिए इनके अंदर जितने पैरामीटर दिए हुए हैं, W है, L है, A है, E, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब देखें इस न्यूमेरिकल में डेल्टा एल फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? चेंज इन लेंथ वाला। डेल्टा एल बराबर है WL बटा AE। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, डेल्टा एल बराबर है WL बटा AE, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इस फार्मूले के अंदर W किसको ज़ाहिर कर रहा है, लेंथ किसको ज़ाहिर, L से मुराद क्या चीज़ है, कैपिटल A से और कैपिटल E। जैसे शुरू में बताया W से मुराद होगा मशीन पार्ट पे लगने वाला लोड, और अब यहाँ हमारे पास लोड किस पे लग रहा होगा? पिस्टन रॉड पे। पहले वो लोड प्रेशर की फार्म के अंदर होगा, ठीक है। जो लोड पर यूनिट एरिया, पर इकाई रकबे पे जो लोड लग रहा होता है उसे हम प्रेशर कह रहे होते हैं, सही है। तो ये तो हो गया लोड, यानी पिस्टन रॉड पे लगने वाला लोड होगा। एल से मुराद क्या होगी? किसकी? पिस्टन रॉड की लंबाई, ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा लिए पे लगने वाला लोड, एल से मुराद होगा पिस्टन रॉड की लंबाई, ए से मुराद होगा पिस्टन रॉड का एरिया, और कैपिटल ई से मुराद क्या होगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पिस्टन रॉड। क्योंकि कंप्रेशन बात हो रही पिस्टन रॉड की, तो ये सारे पैरामीटर भी किसके हैं? पिस्टन रॉड के। ठीक हो गया। अब हमने देखना क्या ये गिवन डेटा में ये सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं या इनमें से कोई मिसिंग है। तो आप इधर देखें, पहले नंबर पे लोड देख लेते हैं। क्या गिवन डेटा में हमारे पास पिस्टन रॉड पे लगने वाला कहीं लोड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास लोड मिसिंग है। दूसरे नंबर पे स्मॉल एल, लेंथ ऑफ पिस्टन रॉड, ये देखनी है कहीं दी हुई है गिवन में? जी, लेंथ ऑफ पिस्टन रॉड दी हुई है, तो इसका मसला सॉल्व है। नेक्स्ट पे कैपिटल ए, कैपिटल ए से मुराद होगा, क्योंकि कंप्रेशन पिस्टन रॉड की है, तो ये किसका एरिया होगा? पिस्टन रॉड का। तो पिस्टन रॉड का एरिया हमने देखना कहीं दिया हुआ है हमारे पास? नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं है। अच्छा, फिर कैपिटल ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ये, या इसे कहते हैं यंग मॉडुलस, ये दिया हुआ है। यानी इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम देखें फार्मूला जो हमने लगाया उसमें दो चीज़ें दी हुई हैं और दो चीज़ें नहीं हैं। अब हमने पहले देखना है कि वो दो चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं। यानी लोड भी नहीं है पिस्टन रॉड पे लगने वाला, और पिस्टन रॉड का एरिया भी नहीं दिया हुआ। अब ये देखेंगे ये कैसे आएगा। तो लोड जब हमारे पास ना दिया हो तो फिर हम वो कैसे मालूम करते हैं? जी चलें, ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस वाला फार्मूला लगा के हम लोड निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फिर देखना क्या हमारे पास इस न्यूमेरिकल में स्ट्रेस दी हुई है? जी देखें कहीं दी हुई है स्ट्रेस गिवन डेटा में। देखें ये गिवन डाटा के 5 पैरामीटर हैं, इन्हीं को देख कर हमने सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगता है। यानी जब हमने लोड निकालना हो, एक तो ऑप्शन होता है स्ट्रेस वाला फार्मूला लगा दें, ठीक है। तो अब इसके गिवन डेटा में स्ट्रेस तो दी हुई नहीं है, तो लोड फिर हम इस फार्मूले से तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे कि गिवन डेटा में और कौन सा गिवन डेटा के मुताबिक हम फार्मूला लगा सकते हैं। वो किसका फार्मूला होता है? नहीं, अब देखें रेक्टेंगुलर की बात नहीं हो रही। अब हमने देखना है गिवन डेटा को सिर्फ देखें। अगर यहाँ स्ट्रेस दी हुई होती इस न्यूमेरिकल में, तो फिर हम तो वो फार्मूला लगाते देते स्ट्रेस इक्वल लोड बटा एरिया। लेकिन इस न्यूमेरिकल में स्ट्रेस नहीं दी हुई। अब और क्या चीज़ दी हुई है देखें, एक तो डाया दिया हुआ है, पिस्टन का डाया दिया हुआ है, पिस्टन रॉड का डाया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। अब ये देखें ये क्या दिया हुआ है हमारे पास? प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला लगा सकते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फार्मूला सेम होता है। प्रेशर इज इक्वल टू लोड बटा एरिया,
और स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि लोड निकालने के लिए भी हम फार्मूला लगा देंगे, प्रेशर बराबर है लोड बटा एरिया, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें प्रेशर हमें चाहिए क्या, डब्ल्यू लोड। अब डब्ल्यू निकालना है तो ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा प्रेशर ज़रब एरिया इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब मसला ये हमने ये देखना है कि प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है, देखें 0.9, ये एरिया किसका हो, एरिया होगा, सही है। अब इधर आ जाएं, प्रेशर ड्रैग किस पे लग रहा है, ये हमारा क्या था, ये पिस्टन था, और नीचे वाला क्या था, पिस्टन। तो प्रेशर ड्रैग किस पे लग रहा है, पिस्टन पे। तो ये वाला जो एरिया होगा ये किसका एरिया होगा, पिस्टन का। ठीक है, अब हमने देखना है कि पिस्टन का एरिया हमने निकालना है, वो कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो कोई भी मशीन पार्ट उसका एरिया निकालने के लिए पहले हम ये देखते हैं उस मशीन पार्ट की शक्ल कैसी है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वो सर्कुलर शेप का है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है, वो स्फेरिकल शेप का कैसे होता है। अब चाहे पिस्टन हो चाहे पिस्टन रॉड, दोनों की शक्ल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो कोई भी मशीन पार्ट जिसकी सिलेंड्रिकल शेप हो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके एरिया का फार्मूला क्या होगा, हाँ, कैपिटल ए बराबर है π/4 d²। तो अब हम यहाँ फार्मूला लिख देंगे, प्रेशर वैसे आ जाएगा, प्रेशर ज़रा एरिया की जगह लिख देंगे π/4 d²। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डी कौन सा होगा, क्योंकि दो डाय हमारे पास हैं, एक छोटा डाय है और दूसरा बड़ा डाय है। अब हमने यहाँ कौन सा लगाना है, बड़ा डाय लगाना है। क्यों बड़ा डाय लगाना है, हाँ, क्योंकि ये किसका है, पिस्टन का एरिया है। यहाँ हमने छोटा डी नहीं लगाना, अगर हम यहाँ छोटा डी लगा देंगे तो उससे न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लोड ड्रैग पड़ रहा है, जो प्रेशर की फॉर्म में पड़ रहा है, प्रेशर ड्रैग किस पे पड़ रहा है, पिस्टन पे, फिर वही जाके नीचे मुंतकिल होगा, लेकिन ड्रैग तो पिस्टन पे पड़ा हो, इस वजह से हम यहाँ किसका एरिया लेंगे, पिस्टन का। तो इस फार्मूले से आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, प्रेशर दिया हुआ 0.9, ज़रा पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाय 4, और कैपिटल डी हम देखेंगे, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, 400 mm, तो ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी डब्ल्यू की वैल्यू लोड की, और लोड का SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये एक मसला तो सॉल्व हो गया, प्रेशर वाले फार्मूले से मसला हल हो गया। ठीक है, यानी लोड हमें चाहिए था इस न्यूमेरिकल के लिए, वो लोड आ गया। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, और हमें क्या चीज़ हमारे पास मिसिंग है, कैपिटल ए नहीं है, और कैपिटल ए की ये सारी बात हम कर रहे हैं किस में, पिस्टन रॉड में कंप्रेशन फाइंड कर रहे हैं, ये सारा फार्मूला पिस्टन रॉड के लिए। तो ये जो एरिया होगा ये किसका होगा, पिस्टन रॉड का। अब पिस्टन हो या चाहे पिस्टन हो चाहे पिस्टन रॉड, दोनों की शक्ल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल है, इसका एरिया का भी वही फार्मूला होगा π/4 d²। लेकिन यहाँ हम लगाएंगे कौन सा डी लगाएंगे, छोटा स्मॉल। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू। अब यहाँ नीचे से हम इक्वेशन 2 से जो सॉल्व किया वो आ जाएगी, उसकी वैल्यू ज़रा लेंथ की वैल्यू देखेंगे कितनी है, लेंथ ऑफ पिस्टन रॉड 600, तो ये आ गई 600, और कैपिटल ए की जगह हम लगा देंगे π/4 d², स्मॉल d² आ जाएगा। ज़रा ई, कैपिटल ई की वैल्यू है 210, तो ये 210 लिखा हुआ है किलो न्यूटन ओवर mm², तो हम इसको किलो की जगह लिख लेंगे 210 ज़रब 10 की ताकत 3 आ जाएगा न्यूटन ओवर मिलीमीटर²। तो ये 210 ज़रब 10 की ताकत 3 कर देंगे, ये आ जाएगी डेल्टा एल। अब अगेन डेल्टा एल के बाद आप इसको लास्ट पे दोबारा इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यूज़, ये 4 नीचे है डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ज़रब खा जाएगा, नीचे बच जाएगा पाई d² आ जाएगा, ज़रब 210 ज़रब 10 की ताकत 3। मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे तो 4, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे पाई और d² की। तो पाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3.14, और डाई की जगह स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर ज़रब 210 ज़रब 10 की ताकत 3, तो ये आ जाएगी डेल्टा एल। अब हमने देखना है इसके यूनिट क्या होंगे,
एक तो है कॉमन सेंस है, मतलब लंबाई में चेंज आ रही है, तो लंबाई में चेंज का यूनिट क्या हो सकता है, लंबाई के मैच किस में कर सकते हैं। जिनका कंसेप्ट अच्छा है वो तो ड्रैग किसकी वैल्यू यूनिट उसको उनको पहले से पता होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इधर ये जो डब्ल्यू किस में दिया हुआ है, लेंथ किस में दी हुई है, इसके यूनिट साल लिख दें, जो कटेंगे वो काट देंगे, आखिर पे आपको यूनिट बच जाएगा, वही हमारा इसका यूनिट होगा। तो आप देखें यहाँ पहले नंबर पे ये लोड का यूनिट न्यूटन, यहाँ से आगे लेंथ दी हुई है, लेंथ का यूनिट, लेंथ हमारे पास मिलीमीटर में है, मिलीमीटर आ गया। आगे एरिया था, एरिया का यूनिट डाया है, डाय का यूनिट मिलीमीटर, लेकिन डाय का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कीमत थी कैपिटल ई की, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन ओवर। अब देखें ये हमने यूनिट साल लिख दिए हैं, अब जो कटते हैं वो काट दें, मिलीमीटर स्क्वायर से काट जाएगा, न्यूटन से, आखिर पे क्या बच गया हमारे पास। तो डेल्टा एल का जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम यूनिट क्या लिख देंगे, मिलीमीटर। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए हैं कि वो सारे यूनिट लिखे हैं, उन्हें काटें, जिनको मतलब यूनिट्स याद नहीं है। तो यूनिट्स में रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो गिवन डेटा में यूनिट्स दिए हुए हैं वो सारे आप फार्मूले में साथ साथ पुट कर देते हैं। जो कटते होंगे यूनिट्स वो काट देंगे, लास्ट पे जो यूनिट बचा है, अब लास्ट पे यूनिट क्या बचा है, मिलीमीटर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का शॉर्ट से खुलासा ये है कि इस न्यूमेरिकल में गिवन डेट में 5 चीज़ें दी हुई थी। पिस्टन का डाया दिया हुआ था पहले नंबर पे, फिर पिस्टन रॉड का पहले नंबर पर डाया दिया हुआ था, फिर पिस्टन रॉड की लेंथ दी हुई थी, नेक्स्ट पे हमारे पास दिया हुआ था पिस्टन का डाया, स्टीम का प्रेशर, और लास्ट पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 5 चीज़ें दी हुई थी, मालूम हमने एक चीज़ करनी थी और वो क्या था, डेल्टा एल, कंप्रेशन ऑफ पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड में पैदा होने वाली कंप्रेशन। और पिस्टन रॉड क्यों कंप्रेस हुआ है, प्रेशर के लगने की वजह से। प्रेशर ड्रैग किस पे लगा था, पिस्टन पे, और फिर वो इन ड्रैग किस पे लगा, पिस्टन रॉड पे प्रेशर जब नीचे आके लगेगा तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। कितना कंप्रेस हुआ है वो हमने डेल्टा एल से उसकी वैल्यू फाइंड कर दी, इन क्या होगा, मिलीमीटर। ये न्यूमेरिकल सबको समझ आ गया। किसी का कोई स्टेप में कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप को समझ नहीं आया उनको, जी। स्टार्ट 2.3 ए ब्रास रॉड ऑफ 20 mm डाया, एक ब्रास का रॉड है, 20 mm उसका डाया है, एंड 1.5 मीटर लॉन्ग, और 1.5 मीटर उसकी लंबाई है उस रॉड की। इस सब्जेक्टेड वो ज़ेर असर है टू एन एक्सियल पुल मैवरी लोड के। एक्सियल पुल जो होता है उसको कहते हैं मैवरी लोड, ठीक है, और पुल कहते हैं खिंचाव को, यानी मैवरिक खिंचाव के वो ज़रिए असर है रॉड ऑफ 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन के मैवरिक खिंचाव के ज़रिए असर है वो। फाइंड द स्ट्रेस, अब उसमें जो स्ट्रेस पैदा हो रही है वो बतानी है।
अब जैसे ही रॉड लोड के ज़रिए असर होगा, कोई भी मशीन पार्ट जब लोड के ज़रिए असर होता है तो उसके अंदर क्या पैदा होती है? स्ट्रेस। लोड लगने की वजह से जो अब स्ट्रेस पैदा होगी वो हमने बतानी है। आगे उसने कहा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, फाइंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और हमने बतानी है स्ट्रेन, यानी लोड लगने से जो मज़ामत पैदा होगी वो बतानी है, और फिर साथ जो बिगाड़ पैदा होगा स्ट्रेन वो फाइंड करना है। एंड एलांगेशन ऑफ द बार, और जो बार की लंबाई में इलांगेशन कहते हैं, लंबाई में इजाफा, वो हमने मालूम करना है। अब बार कहते हैं या राड, यानी राड का दूसरा नाम बार भी है, वो हमने राड में या बार में पैदा होने वाली उसकी लंबाई में इजाफा मालूम करना है। इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ 100 किलो न्यूटन ओवर mm स्क्वायर, जबकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कीमत हो 100 किलो न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है एक ब्रास का राड है, 20 mm उसका डाया है, और वो 40 किलो न्यूटन लोड के ज़रिए असर है, मैवरिक खिंचाव के ज़रिए असर है। यानी अब जो मैवरिक खिंचाव होता है वो होता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेंसाइल लोड, ठीक है, टेंसाइल लोड है। एक होता है पुश और एक होता है पुल। जो पुल होगा वो टेंसाइल लोड कहलाएगा इंग्लिश में, और जो पुश होगा वो क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव लोड। जो दबाव होता है वो कंप्रेसिव लोड, और जो खिंचाव होगा वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल लोड, ठीक है। यानी ब्रास का राड 20 mm डाया और 1.5 मीटर उसकी लेंथ हो गई, और वो 40 किलो न्यूटन लोड के ज़रिए असर है। अब इस लोड लगने की वजह से उसमें कितनी स्ट्रेस पैदा होगी ये बतानी हमने, कितनी स्ट्रेन पैदा होगी, और कितना उसकी लंबाई में क्या होगा? इजाफा। क्यों लंबाई में इजाफा हो रहा है? क्योंकि कौन सा लोड लग रहा है इसमें? टेंसाइल लोड। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर भी पहले हम एक छोटा सा स्केच बना देंगे, यानी राड की डायग्राम बना देंगे। ये हमारे पास एक स्केच बन गया है राड, ब्रास का राड। तो इसके पहले गिवन डेटा हम लिख लेंगे इस न्यूमेरिकल में भी। जी, गिवन डेटा में सबसे पहले क्या चीज़ दी हुई है? जी शाबाश, आप बताओ। ये गिवन डेटा में देखें क्या चीज़ दी हुई है सबसे पहले? आप बेटे एक जी, राड का, शाबाश, राड का डाया दिया हुआ है, ब्रास राड का डाया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डाया मीटर ऑफ ब्रास राड, ठीक है। किससे ज़ाहिर करेंगे? जी, डाया को किससे ज़ाहिर करते हैं? सारा ना बोला करें भाई, जिससे जी किससे? डी से। छोटे डी से ज़ाहिर कर दें या बड़े डी से? छोटे से ज़ाहिर कर दें या बड़े डी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ख्याल में वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ 2 डायामीटर हों। राड का तो एक ही डाया होगा, तो इसको स्मॉल डी से ज़ाहिर कर दें या बड़े डी से, जिससे भी चलें। हम स्मॉल डी से ज़ाहिर कर देते हैं। कितना है? 20 mm। आगे क्या दी हुई है? एंड 1.5 मीटर लॉन्ग। तो ये उसकी क्या दी हुई है फिर? लेंथ। उसी ब्रास राड की लेंथ दी हुई है। अब इसको स्मॉल एल से ज़ाहिर कर दें या कैपिटल एल से, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क वहाँ हमने रखना है जब इस पर टेंसाइल लोड अगर लग रहा होता फिर हम कैपिटल एल, क्योंकि वहाँ एक इब्तदाई लंबाई होती है और दूसरी आखिरी लंबाई। तो ये लेंथ ऑफ राड दी हुई है दूसरे नंबर पर 1.5 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्टेड इस सब्जेक्टेड वो ज़रिए असर है टू एन एक्सियल पुल। एक्सियल पुल के ज़रिए असर है। अभी हम एक्सियल पुल की डायग्राम बना रहे हैं। ये इसका मैवर है इस राड का, और इसके साथ जो लोड लग रहा है ये होगा एक्सियल पुल, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो इसको लोड को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल एफ से, कैपिटल पी से या कैपिटल डब्ल्यू से। अब ये देखना हमने कितना लग रहा है? 40 किलो न्यूटन। तो ये एक्सियल पुल की हमने उसको लेबल कर दिया है डायग्राम के ऊपर। इस साइड पे आ जाएं तो ये भी कितना होगा? 40 किलो न्यूटन। तो यहाँ हम लिख देंगे जो गिवन डेटा में जैसे लिखा हुआ है एक्सियल पुल लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे एक्सियल पुल। तो एफ से ज़ाहिर करें, कैपिटल डब्ल्यू से या कैपिटल पी से। ये हमारे पास हो गया 40 किलो न्यूटन। अगर इसे न्यूटन में कन्वर्ट करें तो किलो को हटा देंगे तो किलो की जगह क्या आ जाएगा? 10 की ताकत 3 न्यूटन। अच्छा, आगे ये चीज़ें मालूम करनी है हमने, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं इनको, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? यंग मॉडुलस। किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल ई से। तो ये कैपिटल ई आ गया और इसकी वैल्यू है 100 किलो न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको किलो की जगह क्या लिख देंगे? 10 की ताकत 3 न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये गिवन डेटा में हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले गिवन डेटा में दिया हुआ है रॉड का डाया, दूसरे नंबर पे दी हुई है रॉड की लंबाई, तीसरे नंबर पे रॉड पे लगने वाला एक्सियल पुल और चौथे नंबर पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रॉड जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके लिए, उस मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है। और रॉड किसका बना हुआ है? ब्रास मटेरियल का बना हुआ है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस की कीमत इस ब्रास के लिए होगी 100 किलो न्यूटन ओवर मिलीमीटर के। तो गिवन डेटा में कितनी चीज़ें होंगी? अब 4। सबसे पहले रॉड का डाया, दूसरे नंबर पे रॉड की लंबाई, तीसरे नंबर पे एक्सियल पुल जो लग रहा है ये। अब एक्सियल पुल को डायग्राम में शो किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कौन सा है? हमारे पास टेंसाइल लोड है। एरो अगर बाहर की तरफ हो एक्सेस से, वो कौन सा लोड होता है? टेंसाइल। और एरो अगर अंदर की तरफ होता है कंप्रेसिव। और चौथे नंबर पे हमारे पास दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मालूम जो करना है वो हमने ब्रैकेट में शो कर दिया है, ये मालूम करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और एलोंगेशन ऑफ द बार। तो क्या लिखेंगे? गिवन डेटा हमारा मुकम्मल है। अब हम क्या लिखेंगे? टू डिटरमिन मालूम हमने जो करना है। तो पहले नंबर पे हमने फाइंड करनी है स्ट्रेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है स्ट्रेन और तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है एलोंगेशन ऑफ द बार। बार की एलोंगेशन फाइंड करनी है। बार से क्या मुराद होगा? रॉड या बार जो भी कह दें। अब हमें पहले बताओ स्ट्रेस को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? सिग्मा। यानी इस पहले जुज़ में तो हमने सिग्मा फाइंड करना है। दूसरी जुज़ में क्या फाइंड करना है? स्ट्रेन को किससे ज़ाहिर करते हैं? एप्सिलॉन। तो ये हमने एप्सिलॉन फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड जुज़ में हमने क्या फाइंड करना है? एलोंगेशन ऑफ द बार। तो बार की या रॉड की लंबाई में इजाफा। एलोंगेशन किसे कहते हैं? लंबाई में इजाफा। कंप्रेशन होती है लंबाई में कमी और एलोंगेशन लंबाई में। तो तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है लंबाई में इजाफा। अब देखें क्योंकि टेंसाइल लोड लग रहा है, इस तरह का लोड क्या होता है? टेंसाइल लोड। जब भी टेंसाइल लोड लगता है किसी भी मशीन पार्ट पे, किसी भी रॉड के ऊपर, तो उससे उसकी लंबाई में क्या होता है? इजाफा। तो हमने वही इजाफा फाइंड करना है। तो लंबाई में इजाफा हो चाहे लंबाई में कमी, उसको किससे ज़ाहिर करते हैं? डेल्टा एल। तो इसका मतलब है थर्ड यूज़ में हमने क्या फाइंड करना है? डेल्टा एल। तो गिवन डेटा में 4 चीज़ें दी हुई थी, 3 चीज़ें मालूम करनी है। और 3 चीज़ें, पहले नंबर पे स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे स्ट्रेन और तीसरे नंबर पे एलोंगेशन। अब पहले नंबर पे हम सॉल्व कर लेते हैं स्ट्रेस को। ये स्ट्रेस फाइंड करनी है हमने। स्ट्रेस को हम ज़ाहिर कर किससे करते हैं? आप देखें वही स्टार्ट में जो फार्मूले चैप्टर के 5 फार्मूले हैं, यही आपने तैयार करने हैं। और इनमें आपको पता हो कि डब्ल्यू एल, कैपिटल ए, कैपिटल ई क्या चीज़ें हैं, क्या पैरामीटर हैं। कोई भी फार्मूला इन्हीं न्यूमेरिकल के अंदर इन्हीं में से लगना है। तो अब हमने सबसे पहले स्ट्रेस, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे? नंबर 1 स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, इक्वल टू लोड बटा एरिया, डब्ल्यू बटा ए, ठीक है। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि हमारा एक्सियल पुल है, टेंसाइल लोड लग रहा है। तो ये स्ट्रेस कौन सी होगी? टेंसाइल से। जब टेंसाइल लोड लगता है तो स्ट्रेस जो पैदा होती है वो कौन सी होती है? टेंसाइल से। और जब कंप्रेसिव लोड लगता है जो स्ट्रेस पैदा होगी वो कौन सी होगी? कंप्रेसिव। तो अब हमने टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है, इसके साथ सिग्मा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लोड बटा एरिया देखना है, क्या लोड हमारे पास गिवन डेट में दिया हुआ है? ये लोड दिया हुआ है। एरिया, ये स्ट्रेस किस में पैदा हो रही है? रॉड में। लोड रॉड पे लग रहा है तो स्ट्रेस भी किस में पैदा हो रही है? तो एरिया किसका होगा? रॉड का। अब हम देखेंगे कि रॉड के एरिया में हम फार्मूला कौन सा लगाएं, ठीक है। अब इसके लिए जैसे पहले बताया, पहले न्यूमेरिकल में, कि हमने देखना है कि रॉड की शक्ल कैसी है। अब जो रॉड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है सिलेंड्रिकल या सर्कुलर शेप के हों, वो स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो गिवन डेटा में हमने देखना है कि क्या डायमेंशन कौन सी दी हुई है रॉड की। तो अब देखें गिवन डेटा में क्या चीज़ दिया हुआ है? रॉड का क्या दिया हुआ है?
डाया। जब रॉड का डाया दिया हुआ है इसका मतलब ये है, डाया किसका दिया जाता है, कौन सा मशीन पार्ट हो, कैसी उसकी शक्ल हो, सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसका मतलब है रॉड हमारा कैसी शक्ल का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। कहाँ से हमें पता चला है, गिवन डेटा में उसका क्या दिया हुआ है, डाया। अगर गिवन डेटा में वो रॉड की कोई साइड बता देता, यानी उसकी साइड की पैमाइश वो बता देता कि साइड जो है ना 5 मिलीमीटर है उसकी साइड, तो फिर वो स्क्वायर रॉड होता, क्योंकि स्क्वायर रॉड में क्या होती हैं, उसकी साइडें बराबर होती हैं। तो इधर उसने उसका डाया दिया हुआ है, इसका मतलब ये है वो कौन सा रॉड होगा, सिलेंड्रिकल। तो अब हमने यहाँ एरिया का फार्मूला लिखेंगे जो सिलेंड्रिकल मशीन पार्ट का होता है, कि रॉड हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है। तो अब जो सिलेंड्रिकल मशीन पार्ट हो उनके एरिया का फार्मूला क्या होता है, π/4 d²। तो यहाँ आ जाएगा वो फार्मूला π/4 d²। तो अब 4 को ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो बन जाएगा 4w बटा πd²। अब हमने देखना है इस के अंदर w लोड है, दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है, स्मॉल d क्या है उसका, रॉड का डाया। तो अब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो पुट कर देंगे। 4w की जगह कितना पुट कर देंगे, 40 ज़रब 10 की ताकत 3। पाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 3.14। और डाई की जगह क्या पुट करेंगे ज़ैनुल आबदीन, वैल्यू कितनी है, 20 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये गिवन डेटा में सारी चीज़ें दी हुई थी, यहाँ से हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। अब जो आंसर आएगा उसके साथ उसका यूनिट लिख देंगे। स्ट्रेस का जितना भी आंसर आएगा, अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है जी, क्या यूनिट होगा, अच्छा यूनिट क्या होगा, देखें ऊपर यूनिट लोड का है, वो लोड और एरिया है। तो लोड का यूनिट क्या दिया हुआ है, देखें न्यूमेरिकल में न्यूटन, तो ऊपर तो आ गया न्यूटन, ओवर नीचे क्या है एरिया, तो एरिया का यूनिट π/4 d²। डाया किस में दिया हुआ है हमारा, तो मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गया स्ट्रेस का, तो जो आंसर आएगा न्यूटन ओवर, यानी आपने किसी न्यूमेरिकल में यूनिट का रट्टा नहीं लगाना, वहीं से निकाल लेना है। जो गिवन डेटा के यूनिट्स हों वही पुट करेंगे, जो कटते हों वो काट दें, बाकी जो बच जाएगा वो यूनिट होगा। तो ये आ गया स्ट्रेस। अब हमने दूसरे नंबर में फाइंड करनी है स्ट्रेन, और स्ट्रेन को हम ज़ाहिर किससे करते हैं, एप्सिलॉन से, ये फाइंड करनी है। अब एप्सिलॉन स्ट्रेन का फार्मूला, अब वो देखें ये हमारे पास 5 फार्मूले हैं, इसमें स्ट्रेन का कहीं फार्मूला लिखा हुआ है जी, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो स्ट्रेन का एक फार्मूला होता है, स्ट्रेन एप्सिलॉन बराबर है डेल्टा एल बटा एल, चेंज इन लेंथ तकसीम ओरिजिनल लेंथ। दूसरा फार्मूला होता है स्ट्रेन का, स्ट्रेन एप्सिलॉन बराबर है डेल्टा वी बटा वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। 2 फार्मूले तो ये होते हैं स्ट्रेन के, लेकिन ना हम इन दोनों फार्मूलों में से कोई नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ना इस न्यूमेरिकल में डेल्टा एल दिया हुआ है कहीं, वो ठीक है स्मॉल एल तो दिया हुआ है लेकिन डेल्टा एल नहीं दिया हुआ, वो फार्मूला नहीं लग सकता। और चेंज इन वॉल्यूम वो भी नहीं दिया हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ, यानी वो दोनों फार्मूले नहीं लगा सकते। एक तीसरा फार्मूला होता है स्ट्रेन का कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो रेशो होती है, उसको कैपिटल ई से ज़ाहिर करते हैं। किसकी रेशो होती है, हाँ गुड, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है, यानी कैपिटल ई बराबर होता है स्ट्रेस तकसीम स्ट्रेन। तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले फार्मूले से हम स्ट्रेन का फार्मूला बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ऐसा, क्योंकि हमने गिवन डेटा को देखना होता है, क्या गिवन डेटा के मुताबिक पहले 2 फार्मूले लग सकते हैं, वो तो नहीं लग सकते। तो अब हम थर्ड देखेंगे, गिवन डेटा के मुताबिक कौन सा फार्मूला थर्ड कोई हो सकता है, और वो स्ट्रेन का फार्मूला हो सकता है। ये देखें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से निकालेंगे, कैपिटल ई बराबर होता है स्ट्रेस तकसीम स्ट्रेन। ठीक है, ये फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब गिवन डेटा में देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा ना, इस वजह से ये थर्ड फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि पहले 2 हमारे पास यूज़ नहीं हो सकते। अब स्ट्रेन हमने मालूम करनी है, स्ट्रेन इधर चला जाएगा ई की जगह, तो स्ट्रेन का फार्मूला बन जाएगा स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस हमने फर्स्ट यूज़ के अंदर स्ट्रेस मालूम कर ली होगी ना, यहाँ से वही वैल्यू इधर पुट कर देंगे, वो यहाँ आ जाएगी तकसीम कैपिटल ई क्या है, मॉडुलस ऑफ, वो देखें कितना दिया हुआ है 100 ज़रब 10 की ताकत 3, तो ये आ जाएगी यहाँ से स्ट्रेन। अब हमने स्ट्रेस का यूनिट तो था न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का क्या यूनिट होगा,
जी, कोई यूनिट नहीं होता। इधर कैसे नहीं होगा? इधर हमने देखना है ना, स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर तकसीम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है? तो ये इससे कट जाएंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनको कंसेप्ट जिनका अच्छा नहीं होता ना, यानी उनको पता नहीं होता कि स्ट्रेन का यूनिट। वैसे तो ये थ्योरी में पढ़ा है आपने, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। नाम लिखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे नहीं है। ऊपर भी जो ऊपर यूनिट आ रहे हैं वही नीचे आ रहे हैं, तो वैसे काट देंगे तो ये स्ट्रेन आ जाएगी एप्सिलॉन। तो ये दो जूजिस की सॉल्व हो गई हैं, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। लास्ट पे क्या है? लास्ट पे हमने थर्ड जो इसकी जूज है इस क्वेश्चन की, वो है एलांगेशन ऑफ बार। तो एलांगेशन को हमने ज़ाहिर किससे करते हैं? डेल्टा एल, फार्मूला है WL/A/E, ठीक है। अब ये हमने देखना है क्या इसके अंदर लास्ट जूस के लिए क्या ये पैरामीटर हमारे पास दिए हुए हैं। W से मुराद क्या है? लोड जो रॉड पे लग रहा है, दिया हुआ है गिवन डेटा में जी, ये दिया हुआ है। आगे क्या है? रॉड की लंबाई वो दी हुई है, लेकिन यहाँ देखें रॉड का डाया मिलीमीटर में दिया हुआ है, रॉड की लंबाई भी दी हुई है मीटर में। तो आपको बताया था कि आपका न्यूमेरिकल उस वक्त तक उसका आंसर ठीक नहीं हो सकता जब तक आपका गिवन डेटा एक यूनिट में ना हो। यानी कुछ आपके गिवन डेटा की कुछ पैरामीटर मीटर में दिए हों, कुछ मिलीमीटर में दिए हों, तो आंसर कभी भी करेक्ट नहीं होगा। पहले हम सबको गिवन डेटा की यूनिट्स जो है वो बराबर करेंगे। अब डाया मिलीमीटर में दिया हुआ है, या लेंथ को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, एक ऑप्शन। ये सेकंड ऑप्शन ये है कि ये जो डाया इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम कर रहे हैं कि लेंथ को मिलीमीटर में कर रहे हैं। तो अब लेंथ में देखें 1.5 मीटर दी हुआ है, तो हम मीटर को किस में कन्वर्ट करने लगे हैं? मिलीमीटर में। तो एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 एक मीटर में। अब क्या कर देंगे? 1.5 को 1000 से क्या कर देंगे? ज़रा। अब ये हमारा मीटर किस में चला जाएगा? मिलीमीटर में, ठीक है। अगर आपने यही वैल्यू वहाँ पुट कर दी तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आ सकता, उसके यूनिट्स करेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब ये लेंथ भी हमारे पास दी हुई है। कैपिटल ए क्या होगा? रॉड का एरिया। अब एरिया के लिए हम देखेंगे कि रॉड की शक्ल कैसी है, ठीक है। तो रॉड किस शेप का है? कहाँ से पता चला है? डाया दिया हुआ है, रॉड का डाया दिया हुआ है। तो एरिया की जगह क्या लिख देंगे? WL, इसको एरिया का फार्मूला लिख देते हैं π/4d², और क्या आ जाएगा? कैपिटल E। अब यही 4 ऊपर अगर ले जाएं, 4WL/πd²E। तो ये डेल्टा एल का फार्मूला हमने बना लिया सिंप्लीफाई करने के बाद, 4WL/πd²E। अब देखें क्या ये चीज़ें दी हुई हैं। लोड हमारे पास दिया हुआ है, वो वैल्यू पुट कर दें। 4 लोड कितना दिया हुआ है? 40 × 10 की ताकत 3। लेंथ कितनी दी हुई है? 1500 मिलीमीटर। ओवर पाई की जगह कितना पुट कर दें? 3.14। डाया कितना दिया हुआ है? 20 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। और आखिर पे क्या दिया हुआ? मॉडुलस ऑफ 100 × 10 की ताकत 3। अब ये गिवन डेटा सारा हमने लिख लिया है। अब आखिर पे चेंज इन लेंथ, जो एलांगेशन है लंबाई में चेंज, वो उसका यूनिट आ जाएगा। तो उसका यूनिट क्या होगा? आखिर पे चेंज इन लेंथ, लंबाई में तब्दीली का यूनिट क्या होगा? मिलीमीटर, ठीक हो गया। वैसे भी ये देखें यहाँ आप लगा सकते हैं, लोड का यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मिलीमीटर, यहाँ आप लिख सकते हैं। ये देखें, ये न्यूटन, इसका मिलीमीटर लेंथ दी हुई है, तकसीम डाया दिया हुआ है, डाया दिया हुआ मिलीमीटर में, लेकिन ये क्या डाया का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर। आगे दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, न्यूटन ओवर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो कटते हैं काट दें, ये इसे काट देंगे, न्यूटन से। आखिर किसका आ जाएगा? डेल्टा एल का यूनिट क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में हमने कितने पैरामीटर फाइंड किए हैं? 3। पहले नंबर पे स्ट्रेस फाइंड किया है लोड बटा एरिया वाले फार्मूले से, दूसरे नंबर पे स्ट्रेन फाइंड किया है कौन से फार्मूले से? मॉडुलस ऑफ, और लास्ट पे क्या फाइंड किया है?
एलांगेशन ऑफ द बार डेल्टा एल वाले फार्मूले से। जी इस न्यूमेरिकल में कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लो।